अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स। जो प्रीवियस मेरा टॉपिक है जो था वो मैस्थीनिया ग्रेव्स पे था और मैंने इस तरह करके नर्वस सिस्टम के अबाउट जो है वो उस टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया था। तो अभी जो मज़ीद जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, एक नया टॉपिक है, इस पे शुरू करने जा रहा हूँ और इस पे बात करूँगा। तो इससे पहले कि उसके मज़ीद जो अगले टॉपिक से हमको डिस्कस किया जाए, मैं उस टॉपिक के अबाउट उसकी हिस्ट्री के मतलब बताना चाहूँगा कुछ थोड़ा बहुत, और उसके अबाउट जो है मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर देना चाहूँगा। तो वो लोग जिन्होंने मेरा अभी तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आता है इसको लाइक और शेयर करना जो है वो मत भूलें। तो हमारा टॉपिक जो है बिला तखीर हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? एनिमल बिहेवियर है। एनिमल बिहेवियर पे बात करना है। एनिमल बिहेवियर क्या है? एनिमल बिहेवियर जो है इसका लिंक ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत पुराना है। इसका लिंक जो है ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत पुराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग की जिंदगी पे असरअंदाज होते रहे और अब भी हो रहे हैं। वो चाहे इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, एनिमल्स से अपनी खुराक की वाबस्तगी के हवाला से अटैच हो, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग जो है किसी एनिमल से उसके जो है उसके खुराक के अलावा अपनी सोशल जो है बेनिफिट्स के हवाले से अटैच हो, या फिर एनिमल जो हैं ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अपनी टेरिटरी के हवाला से उनसे अटैच हो। मतलब ये है कि किसी ना किसी लिहाज से ह्यूमन बीइंग की वाबस्तगी रही है। और अगर हम बात करते हैं खुराक के हवाले से, तो वो एनिमल्स तो हैं ही सही जो पेट्स के तौर पे काउंट होते हैं, जिनको घरों में पाला जाता है, जिनकी खुद ही ह्यूमन बीइंग जो है वो परवरिश करते हैं। तो कुछ वाइल्ड भी हैं। तो अगर वाइल्ड की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का उस दौरानिया को भी याद करना पड़ेगा जब ह्यूमन बीइंग जो है वो जंगलों में रहते थे, और अब भी ह्यूमन बीइंग जो है वो हंटिंग करना पसंद करते हैं और हंट करके जो है वो अपने एनिमल जो रेलिवेंट एनिमल है जिसे वो हंट करके खाना चाहते हैं उसको बतौर खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ह्यूमन बीइंग का जो अपना ये भी एक बिहेवियर में काउंट होता है कि वो किसे हंट कर रहा है, खुराक खा रहा है, वो सोशली किस तरह पेश आ रहा है, वो किस तरह रह रहा है, ये सारा उसके बिहेवियर में। अब पहली बात तो ये है कि एनिमल बिहेवियर क्या है? क्या है एनिमल बिहेवियर? है क्या चीज है कि एनिमल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी अगर किसी भी एनिमल्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, किसी भी एनिमल के अबाउट बात करते हैं, तो कोई भी एनिमल है वो चाहे किंगडम एनिमलिया से ताल्लुक रखने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो इंसान ही क्यों ना हो, तो जिसकी भी हम बात करेंगे तो उसका हर एक कैरेक्टर, उसकी हर एक खासियत, उसकी हर एक मूवमेंट जो वो शो कर रहा है, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसके अंदर पहले थी। उसने अपने आबाओ अजदाद से ली, उसने अपने पेरेंट्स से ली, या उसने अपने एनवायरनमेंट से सीखी। जो भी वो हरकत करता है वो हरकत उसके बेनिफिट में हो या उसके लिए नुकसान का बायस बने, उसके लिए फायदेमंद हो या उसका नुकसान का बायस बने, जो भी है, जिस तरह की भी हरकत है, हो सकता है वो ऐसी हरकत करे कि वो खुद को बचाना चाहता हो, वो खुद को सेफ रखना चाहता हो सकता है वो अपने जो स्पीशीज एनिमल्स हैं उनको प्रेडेटर से बचाना चाहते हो सकता है वो खुद भागना चाहता हो सकता है कि वो अपनी टेरिटरी में किसी घुसने वाले एनिमल्स के खिलाफ एक्शन में आ जाता है, हो सकता है वो सिंगिंग्स जो है वो सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं, वो हो सकता है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी जो है वो अलार्मिंग कॉल्स देते हैं, वो चाहे उनको बचाने के लिए हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव कॉल्स हो, जिस तरह की भी हैं, तो वो अपनी स्पीशीज के अपोजिट मेट को देते हैं।
तो या फिर अपने अपोजिट मेट को देख के वो कुछ ऐसा जो है वो एक्सप्रेशन देते हैं जिसकी वजह से उनका मेट जो है, उनका जो पार्टनर है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये तमाम तर हरकतें, ये तमाम तर मूवमेंट्स जो कि वो बजा लाते हैं एनिमल्स, जो जो वो परफॉर्म करते हैं, जो जो वो करते हैं, वो उनके बिहेवियर में काउंट होता है, वो उनके बिहेवियर का हिस्सा है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्पाइडर्स में हमने देखा है कि स्पाइडर्स क्या करते हैं कि फीमेल स्पाइडर उसी मेल स्पाइडर के साथ घर बसाना चाहेगी, उसके साथ जो है वो मिलेगी, जो मेल स्पाइडर अपने आप को मेटिंग के बाद फीमेल के लिए एक टेस्टी किस्म का डिनर बनने पे रजामंद हो जाए, कि वो मेट करे, और मेट करने के बाद जो फीमेल स्पाइडर है वो मेल स्पाइडर को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपने जीन्स को पास ऑन करना चाहता है, और सिर्फ अपने जीन्स को पास ऑन करने के लिए वो अपनी जान तक दे देता है, और अपनी जान को जो है वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल करवा देता है फीमेल के। यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, मुर्गी की तरफ देखते हैं, तो अगर मुर्गी जो है अपने चूजों के साथ फिर रही है, किसी बिल्ली को देख लिया है या कुत्ते को देख लिया है, नतीजतन क्या है, वो एक मुख्तलिफ किस्म की आवाज निकालेगी, और उसकी आवाज को सुनते ही उसके चूजे जो हैं वो उसके गिर्द जमा हो जाएंगे। एक्चुअली वो जो कॉल थी वो अपने बच्चों को दे रही है कि खतरा है, भागो यहां से, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। वो जो कॉल है वो उसका बिहेवियर है, और उस बिहेवियर, उस कॉल को सुनते हुए चूजे फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं। ये भी एक बिहेवियर है। या फिर हम इस तरह देखते हैं कि वहां पे अगर हम हिरनियों की तरफ देखते हैं तो कोई शेर को देखते हैं, वो खा पी रहे हैं, होल की शक्ल में मौजूद हैं, अपने खुराक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर किसी हिरनी ने एक शेर को देखा है तो वो उछलेगी, कूदेगी और उसके साथ वो भागेगी, उसको देख के पूरे का पूरा झुंड जो है उसके पीछे भागेगा। एक्चुअली वो एक तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़हाबी ने भी अपना जो है वो तासर दिया हुआ है, ज़हाबी ने भी हैंडीकैप थ्योरी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो मैं एनिमल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज़हाबी ये भी कहता है, ज़हाबी की अगर बात की जाए, ज़हाबी ने जो थ्योरी दी थी उसके मुताबिक उसने ये भी कहा था कि वो जानती है, वो हिरन जानती है, वो जानता है कि मैं उछलूंगी कूदूंगी या उछलूंगा कूदूंगा तो शेर तो मुझे दूर से ही देख लेगा, वो तो मेरी पहचान, वो शिकार है, वो तो मैं उसकी नजरों में आ जाऊंगा। बजाय बावजूद इसके कि वो जानता है कि मैं उसकी नजरों में आऊंगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं ताकतवर हूं, आओ पकड़ लो, मैं चलाक हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो, पकड़ लो, मैं दूसरों की तरह गाफिल नहीं, पकड़ लो। एक तरफ उसको जो है वो पैगाम दे रहा है, दूसरी तरफ अपने गुण को पैगाम दे रहा है, क्या कि भाई भागो, खतरा है, प्रेडेटर आ चुका है, अभी यहां से भागने की कोशिश करो, और सारे का सारा ग्रुप भाग जाता है। तो ये, या फिर दूसरी तरफ कॉज की तरफ देखती, ये अब जैसे कोयल का बिहेवियर है और कौवे का बिहेवियर। अब कौवा क्या करता है, वो अपना जो है वो फीमेल जो है वो क्या करती है कि अपने जो है वो एग्स जो है वो ले कर देती है कोयल के घोंसले में, ब्रूड पैरासिटिज्म के तौर पे काउंट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एग्स को ले करती है, खुद नहीं वो अपने नेस्ट में करती कि भाई खुद में अपने नेस्ट में एग्स को हैच करवाए, ले करवाए, वहां पे हैचिंग करवाए, नहीं, वो कोयल के जो है वो उसमें ले करती है, कोयल उसको जो है वो इंक्यूबेट करेगी और वहीं पे हैच होंगे। ठीक है, अब ये से ब्रूड पैरासिटिज्म भी कहते हैं, लेकिन एक बिहेवियर है, बिहेवियर का पार्ट वैसा शो करते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी दूसरी तरफ देखें तो परिंदों का जो है वो होल की शक्ल में जाना, ये भी एक बिहेवियर है, वो बिहेवियरिज्म जो है वो शो करते हैं। ठीक है, या उसके अलावा हम और बात करें कि कुछ परिंदे जो हैं वो माइग्रेशन शो करते हैं। हम जानते हैं कि एक इलाके जहां में वो रह रहे हैं वहां पे अगर वो ठंड ज्यादा है तो वो उधर जाएंगे जहां पे थोड़ी सी वो गर्मी है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इलाके में सर्दियों के मौसम में माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत से आ जाते हैं, खूबसूरत से परिंदे आ जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो जिस इलाकों में रहते हैं वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो नतीजतन क्या होता है कि वो उस जगह को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सर्दी एज कंपेयर उन इलाकों के कम होती है, वो माइग्रेशन करके आते हैं। बावजूद इसके कि वो जानते हैं माइग्रेशन में बहुत ज्यादा खतरा है, उनको हो सकता है वो जिस इलाके में जा रहे हो वहां की डेंसिटी उनके हिसाब से बहुत ज्यादा हो और वहां पे रिसोर्सेज कम हो, उनको मौत हो सकती है। रास्ते में आते हुए किसी तार से टकरा सकते हैं, किसी जो है वो गाड़ी से टकरा सकते हैं, या फिर फ्लाइट के दौरान हो सकता है कोई परिंदा किसी जो है वो जहाज से टकरा जाए। तो मतलब
एक जान का खतरा है उनको और रहेगा, बावजूद इसकी उनकी जान का खतरा है फिर भी वो माइग्रेशन शो करते हैं और ये अपना बिहेवियरिज्म जो है वो शो करते हैं। अगर हम देखते हैं कुत्तों की बात करते हैं, कुत्तों का एक इलाका है, वहां पे अगर कोई और कुत्ता घुस जाता है तो मार मार उसको भगा देते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में घुसे क्यों, वो अपनी टेरिटरी में घुसने ही नहीं देते, वो टेरिटरी में घुस जाए उसको मार के भगा देते हैं क्योंकि अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना चाहते हैं। ये एक बिहेवियर है, उनका करैक्टर है, उनके बिहेवियरिज्म में शामिल हो रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कौवे हैं, अगर उनके घोंसले के नजदीक कोई आता है तो उसको मारते हैं, चूंचे मारते हैं, या फिर उनको उनकी मुंह से आवाजें निकालते हैं, या फिर उनका कोई कौवा मर जाए तो जिस तरह वो मुंह से उनकी आवाजें निकाल के तो पूरे जो है वो सारे उनकी बिरादरी इकट्ठी हो जाती है कौवों की, और वहां पे शोक मना रहे होते हैं जो भी है वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब एक किस्म की उनको कॉल दी है और वो कम्युनिकेशन थी, जिस कम्युनिकेशन को उन्होंने अपनी स्पीशी को जज किया और दे गेट टुगेदर दे। तो अब ये भी उनका एक बिहेवियर है, ठीक है। इससे हट के अगर हम बात करते हैं तो हनी बी की बात करते हैं तो हनी बी में भी जैसे वो एक पहुंचती हैं एक जगह पे जहां पे उनकी जो है उनको खुराक मिलती है, फूल होते हैं जहां पे उनको जो है वो नेक्टर मुयसर आते हैं, शहद इकट्ठा करने लगते हैं, तो वो उस जगह पे बिलबिलाती है, उछलती कूदती है, वो अपने आप को फ्लाई ओवर करती है, बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है, क्योंकि वो जिसका फड़फड़ाना है या उछलना कूदना है वो उसकी जो अपनी हनी बीज हैं उनके लिए वो दे रही होती, कॉल दे रही होती कि भाई आओ आओ, मैंने खुराक ढूंढ ली है, यहाँ पे आओ, इस जगह पे खुराक मुयस्सर है, आप क्यों इधर आओ, खुराक कलेक्ट करते हैं और चलते हैं। ये एक बिहेवियर है और बहुत किस्म का बिहेवियरिज्म शो होता है। या फिर उसके अलावा प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है, खुराक के हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं कि वो बिहेवियर उसमें शो किया जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अलॉट ऑफ किस्म एग्जांपल जो हैं उसके बिहेवियर में पाई जाती हैं जिनके मतलब हम बात कर रहे हैं। अभी अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि उससे हट के हम बात करें तो ये प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप की बात की या बहुत सारे बिहेवियर की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ एक उस वक्त भी आती है जब एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि भाई पहले वो कैसे थे, बाद में वो कैसे। अब एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम देखते हैं कि परिंदों की बीक्स है, किसी की छोटी बीक है, किसी की चौड़ी बीक है, चपटी बीक है, जैसे कि बतख की बात है, छोटी बीक के लिए स्पैरो की बात अगर देखी जाए तो ठीक है कि वो बर्ड भी हैं जिनकी लंबी बीक है, क्योंकि वो लंबी बीक जो है वो अपनी जगह पे रहते हैं। या उसके अलावा मैं भी बात बताता हूं, ठीक है, या कुछ छोटे परिंदे हैं जिनकी लंबी बीक है और छोटी कम बीक है, और कुछ की लंबी बीक के साथ गर्दन भी लंबी है, टांगे भी लंबी हैं। मतलब ये उनका बिहेवियर है, क्यों? क्योंकि वो जहां से खुराक हासिल करें। जैसे हम बात करते हैं कि उसकी बतख की बात करते हैं चपटी बीक वाली, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पानी में यूं करके फीड करना होता है और वो खुराक पानी से ले रहे होते हैं, तो उसकी चपटी जो है वो उनकी बीक या खुराक के हवाले से उनके जो है। या फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि वो है जिनकी बीक मोटी होती है, क्योंकि वो नट क्रैकर्स है, उन्होंने नट को लेना होता है उसको जो है वो तोड़ के उससे वो खाना होता है। जो नट क्रैकर है उनकी बीक थोड़ा सख्त होगी, मोटी होगी। या फिर हम बात करते हैं छोटी छोटी चिड़िया की तरह की, तो इसका काम क्या है कि छोटे छोटे वो दाना दुमका चुगती है, जैसे वो खुराक हासिल कर रही है वैसे उनकी बीक का स्ट्रक्चर है। या फिर हम बात करते हैं उनकी, जैसे रेंट्स टाइप है तो जिनकी जो है ये लंबी नेक होती है, लंबी ही बीक होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियर टू शोर जो है वो दरियाई इलाका या जो भी जहां पर उन्होंने पानी के इलाके में जहां से उन्होंने खुराक हासिल करना होती है, तो लंबी नेक के जरिए वो वहां से वो खुराक जो है वो लेते हैं और लेके उठाते हैं, दूसरे मतलब पकड़ लेते हैं। या फिर हम देखते हैं कि किंगफिशर की बात करते हैं, वो आसमान में फ्लाइट ले रहा होता है, फ्लाइट ले रहा होता है, उसको नजर आता है कि नीचे जनाब फिश पड़ी हुई है और बिल्कुल अपने परों को पीछे की तरफ जो है वो समेट लेता है और बिल्कुल यूं नीचे फ्लाइट लेता है। अचानक से फ्लाइट लेके उसने पानी में से क्या वो फिश को पकड़ा और फौरन जो है वो वापस उसने फ्लाइट ले ली। तो बहुत मुश्किल है अचानक जो है टुवर्ड्स द ग्रेविटी आना और फिर अपना शिकार पकड़ने के बाद, अपने खुराक लेने के बाद अपोजिट द ग्रेविटी उसने उठना, बहुत किस्म की उसको फोर्स खर्च करना पड़ती है, बहुत एनर्जी उसको मैसर आती है, बड़ी जो है एनर्जी खर्च करता है। तो कमाल का उसका जो है वो एक्सपेंसिव किस्म का बिहेवियर अपने खुराक के लिए वो करता है, ऐसा करता है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात देखें तो वो जो प्रेडेटरी बर्ड है जैसे फाल्कन वगैरह, तो उनकी हमने देखा कि उनकी बीक जो है वो यूं मुड़ी होती है आगे से, क्योंकि उन्होंने वो जैसे स्कैवेंजर्स हैं, वल्चर्स हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं स्कैवेंजर वल्चर की बात करते हैं या प्रेडेटरी बर्ड जैसे फाल्कन वगैरह की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने
अपने प्रे में से उस शिकार को खोद के उनका जो फ्लैश है वो निकालना होता है, समटाइम बोन्स में से निकालना होता है, तो वो खाते हैं। लेकिन उनके साथ पंजे जो है, उनके नाखून बड़े होते हैं, उन्हें दबोचना भी होता है, दबोचने के लिए भी उनके नाखून बड़े होते हैं पाँव के, और वो बीक जो है वो भी वैसी होती है। मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पाई जाती हैं उनके। अब यहाँ पे क्या है कि जिसने जो खुराक हासिल करना थी वैसे ही उसके बीक का स्ट्रक्चर था, वरना सब परिंदे हैं बीक तो है, वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दांत तो किसी के पास नहीं है। लेकिन वजह क्या थी कि जिसने जो खुराक इस्तेमाल की, जो वो खुराक खाता है वैसा ही उसकी बीक का स्ट्रक्चर है। तो ये बिहेवियरिज्म है। अब बिहेवियर की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहा जाता है। जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है उसको क्या कहा जाता है? एथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर की जो हम बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो एथोलॉजी कहलाता है। वो चाहे किसी की भी स्टडी हो। अगर अब हम हिस्टोरिकली कुछ जो है वो साइंटिस्ट के अबाउट बात करेंगे कि किस किस ने क्या क्या वो स्टडी किया, किसने किस किस पे काम किया। तो पहले हम जब इसकी एवोल्यूशन की भी मैंने थोड़ी सी बात की, एवोल्यूशन का जिक्र किया, ठीक है, और साथ बिहेवियर को साथ रिलेट किया, तो अल्टीमेटली जहां पे मैंने ज़ाहबी की बात की है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब एवोल्यूशन का जिक्र हो और बिहेवियर के साथ रिलेट किया जाए और बात एवोल्यूशन की हो, तो इस तज़किरे में जिक्र जो है वो डार्विन का ना हो इम्पॉसिबल है। तो डार्विन जो है, पहले हम उसकी बात करते हैं, किसकी जो है वो चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। तो ये भाईजान जिसे डार्विन जिसे फादर ऑफ जो है वो एवोल्यूशन कहा गया है, जो एवोल्यूशन का जो है फादर कहा गया, तो ये भाईजान जो HMS बीगल के सहारे निकले थे। किसके सहारे निकले थे? HMS बीगल के सहारे निकले और ये पहुंच गए थे कहां पे? गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड। और हाँ, ये डार्विन अगर थोड़ा एवोल्यूशन पढ़ा रहा हो तो मैं एवोल्यूशन पे बात करता, लेकिन जब मैं एवोल्यूशन पे लेक्चर दूंगा तो एवोल्यूशन पे भी मैं बात करूंगा, इसका मतलब मैं डिटेल से बात करूंगा। तो ये बजाते खुद फिक्सिटी का कायल था। तो बस थोड़ा सा बता रहा हूं कि बजाते खुद फिक्सिटी का कायल था कि जैसी स्पीशीज मौजूद है उनको वैसा ही ये पैदा किया गया। लेकिन जब ये पहुंचा था ना गैलापागोस आइलैंड पे, तो फिर वहां से उसने फिंचेस के सैंपल्स कलेक्ट किए थे और टर्टल्स के। तो फिंचेस के सैंपल मैंने कहा ये इसकी बीक्स क्यों मुख्तलिफ हैं, एक ही जगह पे आइलैंड में रहते हैं, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड जो है वो एक्चुअली ये साउथ अमेरिका के साथ है। अगर ये बिल्कुल मैं साउथ अमेरिका में पूरा नक्शा नहीं बनाने लगा, ये साउथ अमेरिका, ये चिली पड़ा हुआ है इस साइड पे, ठीक है। तो इसके साथ बाकी ब्राजील, यूरुग्वे, पैराग्वे वो वगैरह यहाँ पे पड़े हैं। तो ये नॉर्थ साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका के साथ यहाँ पे ये आइलैंड था जिसका जो है वो गैलापागोस आइलैंड है। तो ये कहता है कि भाई ये गैलापागोस आइलैंड पे यहाँ पे जो है वो मौजूद है, उसका नाम क्या है, ये जो साउथ अमेरिका है, इसकी लैंड जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, और वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ ही गैलापागोस आइलैंड पड़ा हुआ, एक ही आइलैंड है। कहता है कि अगर इस स्पीशीज को इसी आइलैंड के लिए तख्लीक किया गया था, कि ये स्पीशीज इसी आइलैंड के लिए थी, क्योंकि उनका एनवायरमेंट एक है, हैबिटेट एक है, एक ही जगह पे रह रही है, नियर अबाउट तो जनाब उनके कुछ है नहीं है। तो अगर ये इसी के लिए खल्क की गई थी तो तमाम की तमाम फीचर्स एक जैसी होनी चाहिए। भारत, मैं सब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो फीचर्स एक जैसी होनी चाहिए थी। भारत ये फिर पीछे गया था वापस 1839 में, वहां पे पहुंचा 1838 1839 में। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट को मिला, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट ने बताया कि भाई ये स्पीशीज मुख्तलिफ किस्म की हैं। भारत फिर इन चीजों ने उनको एवोल्यूशन की तरफ ले आया। तो ये इसने ये एक्चुअली बताया क्या थी कि इनकी बीक्स जो हैं वो उनके फीडिंग बिहेवियर के साथ रिलेट करती, इनके फीडिंग बिहेवियर के साथ जो है वो रिलेट कर रही हैं। तो इस वजह से फिर इसने जो है वो बुक भी लिखी थी, कौन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इस तरह करके इसने क्या लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इसने बात की थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे बात की थी। और इसने नेचुरल सिलेक्शन की जो है वो थ्योरी भी दी थी। किसने जनाब? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। अब इसकी बाद अगर हम बात करते हैं, डार्विन के बाद अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात आती है? कैरल और वॉन जो है वो फ्रिस्ट, जो कैरल और वॉन फ्रिस्ट। तो दूसरे भाईजान हैं कौन? कैरल और वॉन जो है वो फ्रिस्ट जो है ये बंदा था। इसने किस पे बात की थी? कैरल और वॉन फ्रिस्ट ने किस पे बात की? जर्मनी का रहने वाला था। और ये जो जर्मनी का रहने वाला था इसने किस पे बात की थी? इसने
हनी बी की डांसिंग बिहेवियर पे बात की थी। इसने ये जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि भाई हनी बी जो है ये जैसे इनको खुराक मिलती है तो ये वहां पे फड़फड़ाना शुरू करते हैं या डांसिंग शुरू कर देते हैं ताकि अपने पार्टनर्स को, अदर पार्टनर जो हैं उनको पैगाम दे सके कि भाई आ जाओ, खुराक मिल गई है, यहाँ पे खुराक का सोर्स मैसर है, आप यहाँ पे आके जो है खुराक को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, लॉरेंस की बात करते हैं तो ये लॉरेंस को जो है वो फाउंडिंग जो है फादर ऑफ एथोलॉजी कहा जाता है। किसको? लॉरेंस को फाउंडिंग फादर ऑफ जो है और ये सॉरी फ्रिस्टो को और लॉरेंस को बाद में जो है वो नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था इनके वर्क की वजह से। लॉरेंस को फाउंडिंग फादर ऑफ एथोलॉजी कहा जाता है। लॉरेंस को फाउंडिंग फादर ऑफ एथोलॉजी कहा जाता है। और इसने क्या किया था, लॉरेंस ने क्या काम किया था, इसने इसकी जो बुक्स हैं और इसके अलावा इसने जो लिखी थी इम्प्रिंटिंग पे बात की थी। इसने कहा देखो जी, एक मुर्गी के बच्चे हैं, वो एग से हैच करते हैं, उनको कैसे पता है कि एग से हैच करने के अपनी माँ के साथ जाना है, तो वो जिसको सामने देखते हैं तो वो अपने उस दौरानिये में, अपने बचपन के दौरानिये में जो उनके विदाई स्टेज होते हैं, उसको जिसको देख रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। वो चाहे कोई इंसान भी होता तो उसको भी फॉलो करते, लेकिन जो जब हैच करने के बाद उन्होंने जिसको देखा उसको फॉलो किया। और मुर्गी की जब बात करते हैं तो मुर्गी जब दाना चुग रही होती है तो जब नीचे चोंच मारती है तो नीचे चोंच भी मारती है, ऊपर मुंह भी उठाती है, नीचे चोंच मारती है फिर ऊपर मुंह उठाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो नीचे चोंच मार के अपने बच्चों को सिखा रही हो कि बेटा जैसे मैं चोंच मार के खा रही हूं, आपने भी ऐसी चोंच मार के उस बीज को उठाना है और खाना है। तो ये उनके फिर बच्चों के ध्यान में इंप्रिंट हो जाता, फिर वो उसको सीखते। 12 ही लगना बिहेवियर पे था। तो इसके बाद इसने जो है कुछ बुक्स लिखी थी। कौन सी? किंग सॉलोमन जो है और रिंग के नाम पे बुक लिखी थी। 3 बुक्स लिखी। कौन सी? किंग सॉलोमन रिंग इसकी बुक थी। कब लिखी थी इसने? 1952 में। 1952 का जमाना था जब इसने ये बुक लिखी थी। कौन सी? किंग सॉलोमन राइट। और उसके बाद इसने कौन सी लिखी थी? मैन मेट्स डॉग्स। मैन मेट्स, एक ये बुक। दूसरी इसने क्या लिखी थी? मैन मेट्स डॉग्स इसकी बुक थी और वो इसने 1954 में लिखी थी। और तीसरी बुक जो इसने लॉरेंस ने लिखी थी वो इसकी बुक थी एन अग्रेशन। और ये तीसरी बुक ऐसी थी जो इसने बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की बुक थी। और इसने ये तीसरी बुक कब लिखी थी? 1966 में। बुक का नाम था ऑन एग्रेशन। और ये इसने एग्रेसिव बिहेवियर पे लिखी थी। कब लिखी थी? 1966 में। और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की ये बुक साबित हुई। कुछ साइंटिस्ट ने इसके अगेंस्ट भी काम किया, कुछ इसने अगेंस्ट बोला, कुछ ने इसके हक में बोला। बहरहाल जो है इसने लॉरेंस जो है बिहेवियर पे इस पे काम किया। उसके बाद बारी आती किसकी? पॉवोल्व की। पॉवोल्व ने किसमें बात, ये पॉवोल्व जो है वो रशिया का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था जी? रशिया का रहने वाला था। और इसने पॉवोल्व ने किस चीज पे बात की थी? पॉवोल्व ने किस बिहेवियर पे बात की थी? वो इसने कंडीशनिंग रिफ्लेक्स पे बात की थी। पॉवोल्व ने वर्क किया था कंडीशनिंग रिफ्लेक्स का। अब आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, अब कंडीशनिंग रिफ्लेक्स क्या है? इसने कहा कि देखो जी, इसने कहा कि मेरे इसके पास इसने कुत्ता रखा हुआ था, डॉग रखा हुआ था। उस कुत्ते पे इसने क्या किया? काम किया। उसको इसने जैसे क्या, जैसे उसको बेल बजाता, मतलब बेल बजाता फिर रोटी फेंक देता, फिर बेल बजाता फिर रोटी फेंक देता, फिर बेल बजाता फिर रोटी फेंक देता। अब कुत्ते के जहन में नक्श हो गया क्या कि भाई बेल बजेगी तो मुझे रोटी मिलती है। मतलब बेल का बजना उसने उसको निस्बत दे दी किसके साथ? रोटी के साथ, अपनी खुराक के साथ, कि बेल बजेगी तो मुझे खुराक मुयस्सर आएगी। तो अब एक दिन उसने पॉवोल्व ने क्या किया? इसने रोटी नहीं दी, उसको खुराक नहीं दी, लेकिन बेल बजा दी। जब बेल बजाई तो उसने देखा कि क्या है कि बेल बज रही है, तो कुत्ते के मुंह में जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, सेलिब्रेटिंग शुरू हो गई। तो उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो इसने कहा कि भाई देखो, इसका मतलब है कि इसके जहन में बैठ चुका था, उसने लर्न किया था कि बेल को इसने जनाब निस्बत दे दी थी रोटी से, खुराक से, कि बेल बजेगी तो मुझे खुराक मिलेगी। आज इसको खुराक नहीं मिली, बेल बजी है, तो इसके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है कि इसने इससे रिजेम्बलेंस दे दी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बी एफ स्किनर, इसकी बात करते हैं जनाब बी एफ
स्किनर की बात करते हैं। अब इसने स्किनर ने क्या कहा, बीएफ स्किनर ने क्या बात की, इसने रैट्स के मुतालिक बात की, इसने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की अगर बात करते हैं तो वो इसने की। अब रैट्स के अबाउट इसने क्या की बात, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसने कहा, इसने जनाब रैट्स को लिया और एक जगह पे पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे का जो खुलने का रास्ता था वो एक लीवर से था। अब क्या होता है कि वो जो है और रैट जो है वो लीवर के पास जाता है, या जैसे भी, मैं पूरी नहीं सुनाने लगा तो इसको अंदर पूरी बात नहीं करना, मैं जस्ट इसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो उसने लीवर को प्रेस किया, उसको खुराक मुयसर आ गई, ठीक है, उसको फूड पैलेट्स मिली। अब क्या है कि ये उसको रैट को तो नहीं पता था कि भाई मैं लीवर को प्रेस करूंगा और मुझे खुराक मुयसर आएगी या मुझे कुछ आजादी मुयसर आएगी तो बाहर निकलना नसीब होगा, तो लेकिन उसने उसको प्रेस किया तो उसको उसका रिवार्ड मिल गया। तो अब जब अगली दफा देखा तो वो कोशिश करता है कि रैट उसी जगह पे जाता है, लीवर प्रेस करता है, बाहर निकल जाता है, फिर तीसरी दफा फिर क्यों, क्योंकि पहली दफा तो हो गया, दूसरी और तीसरी दफा उसको पता चल गया कि भाई मुझे यहां से रिवार्ड मिलने जा रहा है तो मैं वहीं पे जाऊं, लीवर को प्रेस करूं और अपने रिवार्ड लूं, अपनी खुराक लूं, ठीक है। ये स्किनर ने बात की। उसके बाद है निको टेनबर्जन। निको टेनबर्जन जो है इसने क्या काम किया था, ये इस टेनबर्जन को भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। उससे पहले टेनबर्जन जो है इसने क्या किया था, 1951 में 1951 में इसने एक बुक लिखी थी, 1951 में, कौन सी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इसने लिखी थी। किसने जनाब, इसने बुक लिखी थी। और चूंकि इसका वर्क जो है वो बटरफ्लाइज पे ज्यादा है, बटरफ्लाइज पे ज्यादा है और डिगर वेस्प पे ज्यादा है। इसका वर्क जो है वो डिगर वेस्प और बटरफ्लाइज पे ज्यादा है और इसने बुक लिखी थी 1951, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इसका बटरफ्लाई और डिगर वेस्प पे काम ज्यादा था, इसने बुक लिखी थी। और फिर टेनबर्जन को और उसके साथ जो है वो लॉरेंस को और उसके साथ जो है वो फ्रिस्ट को 1972 में 1972 में इन लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। किससे, नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया था, इनके जो है वो बिहेवियर में वर्क की वजह से। भारत, तो ये मेरा लेक्चर था अबाउट एनिमल बिहेवियर का, कुछ उसकी हिस्ट्री बताई। एनिमल बिहेवियर एक बड़ा ही फसी किस्म का टॉपिक है, इस पर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, जितना बोला जाए वो कम है, अलॉट ऑफ एग्जांपल्स के साथ, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दी सिर्फ इसको समझाने के लिए। और आज मैंने एनिमल बिहेवियर को स्टार्ट किया, अगले मेरे आने वाले लेक्चर भी एनिमल बिहेवियर पे होंगे, ठीक है। तो मैंने ये एनिमल बिहेवियर के मतलब बोला, कुछ साइंटिस्ट के मतलब बोला। तो अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने जो है वो फीडबैक से मुझे जरूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।